हेलो स्टूडेंट्स। तो अ, आज हम करने वाले हैं चालू चैप्टर 6 हिंदी मीडियम में। तो पिछली पिछली वीडियो में हमने ये ख़त्म कर लिया था वायवीय और अवायवीय श्वसन। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बार आया हुआ है। तो आज आज जो हम करने वाले हैं वो आज हम करने वाले हैं ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम का नाम है मानव श्वसन तंत्र। तो ये डायग्राम आज हम करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है पार्ट फोर्थ है, फोर्थ पार्ट। और आज ये सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कर चुके हैं पोषण, और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हम ख़त्म कर देंगे मानव श्वसन तंत्र। तो बने रहे हैं हमारे साथ। तो अब आगे डिस्कस करने वाले हैं हम मानव श्वसन तंत्र। ये चित्र पूछा गया है कई बार, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चित्र को सबसे पहले देखते हैं हम। तो इस चित्र में जब हम देखेंगे तो आप सभी देखो, ये है हमारा मानव श्वसन तंत्र। चित्र को आप ध्यान से समझेंगे, और कई बार आया हुआ है ये चित्र। ये हमारा मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र की जब हम बात करेंगे तो आप ध्यान से समझना इस चित्र को। इसमें सबसे पहले होता है हमारा ये नासा द्वार। नासा द्वार क्या होता है? जिसे बोलते हैं नाक। जो हमारी दोनों नाक हैं, ये यहाँ से जाती हैं आगे, और इसे बोलते हैं हम नासा द्वार। ये नासा द्वार है। उसके बाद हमने पढ़ा था, जो ये मुंह है हमें इसे बोलते हैं मुख गुहा। आप लोगों को पता है क्या बोलेंगे इसे? मुख गुहा। ये हमने जब हमने मानव पाचन तंत्र किया था, जब भी हमने करा था, तो इसे बोलते हैं मुख गुहा। तो आप सभी देख रहे हो चित्र में। तो ये जब ये नसा द्वार होता है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो नासा द्वार है, ये यहाँ से नाक से, एक मिनट, हम देखेंगे जब आप देखोगे ये हो गया हमारा नसा द्वार, और ये नीचे जा रहा है, और यहाँ से मुंह से ये दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि कभी कभार हमें जुकाम हो जाता है, तो मुंह से सांस, हमारी जब नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि मुंह और नाक आगे इस जगह दोनों एक मिल जाते हैं, और इस हिस्से को बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी में मुंह मुंह और नाक, मतलब नासाद्वार और मुख गुहा दोनों मिल जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभार हम जब कोल्ड ड्रिंक एकदम ज़्यादा से पी लेते हैं, तो वो कभी कभार नाक से बाहर आ जाती है, क्योंकि हमारा मुंह और नासाद्वार एक जगह मिलते हैं ग्रसनी में। तो ग्रसनी के बाद आता है कंठ। ग्रसनी के बाद हम देखेंगे ये आ गया हमारा कंठ। जो एक कंठ है, कंठ एक तरह से जब हम खाने को अंदर लेते हैं, तो ये हमारी श्वास नली को बंद कर देता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर हम खाना खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हमारी सांस नली में चला जाता है, और हम बहुत तेज खांसने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब कंठ इसे ढंग से बंद नहीं कर पाता। तो कंठ जो है हमेशा हमेशा जो है जब हम खाने को सटकते हैं, तो ये कंठ सांस नली को बंद कर देता है। तो यहाँ से जो है, जब यहाँ से जो कंठ वाला हिस्सा है, आप देख रहे हो चित्र में, ये जो कंठ वाला हिस्सा है, इस कंठ वाले हिस्से से एक नली जाती है जो हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है। आप देख रहे हो। तो ये जो फेफड़ों के अंदर जाती हैं, तो कंठ के बाद इसे बोलते हैं श्वास नली। आप देख रहे हो इस चित्र में श्वास नली। श्वास नली में एक अंगूठी जैसे जैसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो रिंग होती है, मतलब छल्ले जैसी आकृति होती है। तो ये जो छल्ले जैसी आकृति है, इस आकृति को बोलते हैं वलय, उपस्थित वलय। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उपस्थित वलय का क्या काम है। उपस्थित वलय जो होती है, वो हमारे श्वास नली को चिपकने नहीं देती। ये जो है, जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, उस टाइम पे नली आपस में अगर चिपक गई, तो जो हमने सांस ली है या सांस छोड़ रहे हैं, वो आगे नहीं जा पाएगी। तो उसके बाद ये जो उपस्थित विलय है, यहाँ से फिर हमारी जो सांस है ये आगे जाती है फेफड़ों में, आप देख रहे हो। और फेफड़ों में ये दो हिस्सों में आगे, एक एक फेफड़े में जाती है और एक दूसरे फेफड़े में। तो ये जो दोनों हिस्सा है, इसे बोलते हैं स्वसनी। ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो इसे बोलते हैं स्वसनी। यहाँ लिखा हुआ है।
उसके बाद आगे जाके और ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं श्वासनिका। और लास्ट का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कूपिका कोश। ये हमारी कूपिका है, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो लास्ट यहाँ तक जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लंग्स को कहते हैं फुसफुस। जो हमारे फेफड़े हैं उसे एक और नाम से बोलते हैं फुसफुस। और इन फेफड़ों को जो बचाती हैं वो बचाती हैं पसलियाँ। पसलियाँ जो होती हैं वो फेफड़ों की रक्षा करती हैं कि आगे से कोई चोट चोट वगैरह जो लगे वो पसलियाँ रोक लेती हैं, वो फेफड़ों तक नहीं जाने देती। फेफड़ों के लास्ट वाला ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं डायफ्राम, और जिसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं मध्य पार्ट। तो आपको समझ आ गया हो। तो हम जो सांस लेते हैं वो यहाँ पर दे रखा है बहुत अच्छे से। पहले जब हम सांस लेते हैं तो पहले नाक के द्वार पे होता है जिसे बोलते हैं नासाद्वार। नासाद्वार के बाद आता है ग्रसनी पे, और ग्रसनी के बाद कंठ में, कंठ से श्वास नली में। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से, यहाँ देखो। इसको थोड़ा समय कर देता हूँ, देखो आप सभी। अब देखो सबसे पहले आगे हमारा जो सांस आई है वो आई है नासाद्वार में, ये रहा हमारा नासाद्वार। उसके बाद सांस गई ग्रसनी में, ग्रसनी ये रही। उसके बाद ग्रसनी के बाद कंठ में, कंठ हमारा ये रहा। उसके बाद कंठ के बाद आता है हमारा, कंठ के बाद आएगा श्वास नली में, कंठ के बाद श्वास नली में। आप देख रहे हो जो हमारा कंठ है, कंठ के बाद ये कंठ के बाद ये श्वास नली है। श्वास नली के बाद नीचे गए, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जिसे बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी में, श्वसनी आगे 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 और हिस्सों में बदल जाती है जिसे बोलते हैं सवनिका, श्वसनिका। उसके बाद आते हैं हमारे फेफड़े, मतलब फेफड़ों के अंदर आ गई। फेफड़ों में आते हैं कूपिका कोश। कूपिका कोश ये रहा हमारा कूपिका। और इनके साथ साथ होती है रक्त नलिका, यहाँ पे ऐसे होती है रक्त नलिका। तो उन्हें रुधिर वहिका भी कहते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारी सांस है वो खून में मिल जाती है। तो चित्र बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसे ढंग से समझ लें। एनसीईआरटी में भी चित्र दे रखा है, ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। इस टॉपिक को इन शॉर्ट नोट से ही समझा जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से इन नोट्स में काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। अब हम आगे आगे चलेंगे। जब हम आगे चलेंगे तो ये चित्र अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हमारे मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन क्रिया क्रिया मानव श्वसन क्रिया को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है। पहला है हमारा अंत श्वसन और दूसरा है हमारा उच्च श्वसन। दूसरा है हमारा उच्च श्वसन। तो ये जो हमारा अंत श्वसन है, अंत श्वसन की बात करेंगे। जो हमारा अंत श्वसन है, अंत श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और उच्च श्वसन का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो सांस लेना को बोलते हैं अंत श्वसन। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा भी दे रखी है। अंत श्वसन, यहाँ आप देखेंगे, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। मतलब जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं अंत श्वसन। उच्च श्वसन बोलते हैं सांस को बाहर छोड़ना, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, क्या अंत श्वसन होता है और क्या उच्च श्वसन होता है। तो अब अंत श्वसन के बारे में बात करेंगे। अंत श्वसन क्या होती है? पहले है वक्षीय गुहा फैलती है, मतलब जो हमारे फेफड़ों के अंदर जगह होती है, वो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं। आप सांस लेके देखोगे तो फेफड़े फूलते हैं। तो फेफड़े फूलते हैं तो क्या होता है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है। तो जब जब फूलते हैं तो जो हमारी पसलियां होती है, पसलियों से जो मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ती है, वो खींचती हैं। तो इससे क्या होगा, वक्ष ऊपर और बाहर की तरह आती है। जो हमारी छाती है, वक्ष मतलब छाती, जो हमारी छाती है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। जब हम सांस लेते हैं, आप सांस लेके देखो, बाहर की तरफ छाती आती है। इससे क्या होता है, हमारे गुहा मतलब फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। हमारे जो फेफड़े हैं उनमें वायुदाब, जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो वायु फेफड़ों में भरती है। तो दोबारा समझेंगे, वक्षीय गुहा फैलती है, मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर जो जगह है वो फैलती है। उससे क्या होता है, उससे जो हमारी पसलियां हैं, पसलियां सिकुड़ती हैं, और हमारी जो छाती है, छाती ऊपर और बाहर की तरफ आती है। जिससे क्या होता है, हवा जो अंदर है दाब कम हो जाता है और बाहर से जो है सांस अंदर जाती है। उच्च श्वसन, अब हम बात करेंगे किसकी, उच्च श्वसन की। उच्च श्वसन में इससे उल्टा होता है। तो वक्षीय गुहा अपने आकार में वापस आ जाती है। तो पहले फूल गई थी, अब अपने आकार में वापस आ जाती है। पसलियां और पेशियां स्थिर हो जाती हैं। तो पहले वो सिकुड़ गई थी, अब वो नॉर्मल हो जाती हैं।
वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, तो हमारी जो छाती है वो फिर वहीं चली जाती है, जिससे गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है। तो अब अंदर की तरफ दबेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर आ जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये उच्च श्वसन क्लियर हो गया होगा। तो अगला है हमारा तो अब ये अंत श्वसन की परिभाषा यहाँ दे रखी है और उच्च श्वसन की यहाँ दे रखी है। तो ये जो हमारे स्थलीय जीव है, श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रयोग कर जाते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जैसे हमारी मछली है, मछली में गिल्स होती है उसकी, मछली में, तो मछली जो है पानी में घुली हुई हवा को लेती है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, अब ये एक प्रक्रिया दे रखी है, इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे किस तरह से किस तरह से जो है हम हमारे जो हम जो सांस लेते हैं वो हमारे ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता है। आप लोगों को पता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ एक बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे आगे जो हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे वो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट, वायु। वायु में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो हमारे अंदर जाती है, मतलब फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में कूपिका, कूपिका मैंने अभी आपको बताया था, कूपिका होती है ये। यहाँ देखेंगे आप सभी, कूपिका होती है ये, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये फेफड़ों का आखिरी हिस्सा होता है। यहाँ इन कूपिकाओं के साथ रक्त नलिका होती है। इन कूपिकाओं के साथ क्या होती है? रक्त नलिका होती है। तो हम जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है, यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन हमारे कूपिका के अंदर जाएगी, कूपिका से वो रक्त में मिल जाएगी, हमारे खून में मिल गई। खून में हमारे होते हैं लाल रक्त कोशिका, जिसे बोलते हैं आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर होता है हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ये HbO2 बन जाती है। फिर ये क्या होती है? धमनी में पहुंचती है, और धमनी जो है हर उत्तक, उत्तक मतलब उत्तक कोशिका होती है, कोशिका तक पहुंचाती है। और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन, हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और मिलने के बाद ऊर्जा बनाते हैं और साथ साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, हम जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं वो हमारी कोशिका के अंदर बनती है श्वसन प्रक्रिया से। तो दोबारा एक बार दोबारा समझेंगे इस चीज को। वायु में जो ऑक्सीजन है हमारी, दोबारा समझेंगे एक बार। वायु में जो ऑक्सीजन है वो कूपिका तक जाती है, मतलब फेफड़ों के आखिरी हिस्से तक, और उनके कूपिकाओं के साथ हमारी रक्त कोशिका, रक्त नालिकाएं रहती हैं, रक्त वाहिका। और ये ऑक्सीजन जो हमने सांस लिए, वो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, आप लोगों को हीमोग्लोबिन पता ही है, उसके साथ मिलके HbO2 बन जाती है, मतलब Hb मतलब हीमोग्लोबिन और O2 मतलब ऑक्सीजन। फिर ये धमनी द्वारा उत्तकों तक पहुंचती है, उत्तकों से ही कोशिका बनी रहती है। फिर ये कोशिका के अंदर जाती है, और कोशिका के अंदर जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल जाती है और ऊर्जा बनाती है। मैंने आपको बताया था 36 ATP। इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहला वाला पार्ट अगर नहीं देखा था उसे देखें, 36 ATP बनाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, कहाँ बनती है? हमारी कोशिकाओं के अंदर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से हमारे फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है? तो यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में बनी है, मतलब उत्तकों में बनी है। उत्तक कोशिकाओं से ही मिलके बने होते हैं। जब कोशिका बहुत सारी जुड़ जाती है तो उत्तक बनाते हैं, ध्यान रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, वो हमारे कोशिकाओं में बनती है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाती है, क्योंकि हर कोशिका के साथ मैंने आपको बताया था रक्त नलिका होती है। उसके बाद कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमारे रक्त में मिल जाती है। तो यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है CO2 का रक्त में विसरण, विसरण मतलब मिल जाना। अब रक्त वाहिका द्वारा कूपिका, मतलब अब ये जो होती है हमारी कूपिका में आती है, मतलब फेफड़ों में आती है खून से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कूपिका के अंदर चली जाती है, खून से निकल के कूपिका के अंदर चली जाती है। तो CO2 का कूपिका कोष में विसरण। तो जैसे ही ये कूपिका में
आ जाती है और हम उसे नाक से बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन मतलब नासाद्वार से विसरण द्वारा बाहर, मतलब हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अब आपको ये श्वसन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई आगे प्रॉब्लम होती है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है वीडियो में तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये मेरे वीडियो का जो मेन एम है, हिंदी मीडियम में आपको कवर करवाना है। जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगी उतनी जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएंगे। तो यहाँ आपका इस पार्ट में जो हमारा श्वसन है वो हो गया है ख़त्म। तो अगली वीडियो में हम चालू करेंगे संवहन। ये हमारे तीसरा जैव प्रक्रम है। तो ध्यान रखना, अगली वीडियो में हम मिलेंगे संवहन के साथ। धन्यवाद।